हेलो दोस्तों, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चों का सेकंड सेमेस्टर प्रारंभ हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है एफ ट्रिपल ई। एफ ट्रिपल ई यानी कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में एक परिचय। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं? जैसे रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, और अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आप लिख सकते हैं। अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, सेमीकंडक्टर, अदर सेमीकंडक्टर जो भी है, ठीक है। डिवाइसेज नहीं, अदर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ना डिवाइसेज, अदर सेमीकंडक्टर। तो ये सब क्या है? किसी सर्किट में लगते हैं, और जब किसी सर्किट में लगते हैं तो हमारी जरूरत के अनुसार वो सर्किट को फंक्शन करवाते हैं, और हमारा मतलब जो मशीन है वो हमारी जरूरत के हिसाब से चलती है। जैसे एक एग्जांपल बता दूं, पंखा। घर में सबके पंखा है, पंखे में एक रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो रेगुलेटर के माध्यम से हम पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, पंखे की स्पीड को अपनी जरूरत के अनुसार कम ज्यादा करते हैं। तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस वेरिएबल, यानी रेगुलेटर क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वो सर्किट में लगा हुआ है, यानी कि क्या है? वो सर्किट का कंपोनेंट है। तो ऐसे ही इंडक्टर है। इंडक्टर माने चोक। ये चीज आप देख रहे होंगे, इसको आप देखिए, ठीक है, फिलिप्स कंपनी का दिख रहा है। ऐसे चोक हुआ करता है, था ये पहले। अब आजकल तो ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, सब डिजिटल हो गया है। तो जो पहले समय के जो ट्यूबलाइट होते थे उसमें चोक लगता था, तो उसको ट्यूबलाइट को जलाने के लिए चोक लगता था। तो हिंदी में उसको चोक बोलते हैं और अंग्रेजी में इंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। उसका प्रतीक चिन्ह यल होता है। ऐसे ही कैपेसिटर होता है, ऐसे ही कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का देखे होंगे आप लोग, पंखा है घर में सबके, तो उसमें कैपेसिटर लगा होता है। सबके घरों में मोटरें भी होती हैं, टुल्लू, पंप वाले, सिंगल फेज की। कुछ लोगों के यहाँ ट्यूबवेल वगैरह होगी तो 3 फेज की मोटर लगी होगी, आटा चक्की वगैरह है तो 3 फेज की मोटर लगी हुई। तो 3 फेज की मोटरों में तो कैपेसिटर नहीं लगता है, बट जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए, यानी कि किस डायरेक्शन में घूमे, लेफ्ट घूमे, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो उसके लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सर्किट में लगता है। सर्किट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी मदद से क्या करेंगे? हम सर्किट को कंट्रोल्ड वे में यूज करेंगे अपनी जरूरत के अनुसार से। तो ये सब हमारे जो रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, ये सब सर्किट में लगती हैं, और सर्किट को एक कंट्रोल्ड वे में हम यूज करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में 2-3 शब्द लिखना हो, 2-3 लाइनें लिखनी हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हेल्प इन द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के फंक्शन में यानी कि कार्य करने में हेल्प करता है। दूसरा, दे कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो धारा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। धारा का प्रवाह मतलब करंट, करंट के फ्लो को नियंत्रित करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस लगा दीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, करंट के फ्लो को आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। जितना जरूरत है आप उतना करंट छोड़ सकते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने लिखा है ना, दे कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही धारा का प्रवाह कहा जाता है। जैसे इसकी
जो डेफिनेशन लिखी जाती है धारा की, करंट की, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है दे आर स्मॉल इन साइज। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब साइज में बहुत स्मॉल होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए इन्हें इजीली हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में देखिए कई कलर के कोड बने हुए हैं, दिख रहा है ना, चार चार कलर की पट्टियां पड़ी हुई हैं, गोल्डन है, रेड है, ठीक है, ग्रीन है, येलो है। तो ये क्या है, ये जो कलर बैंड पड़े हुए हैं, इन कलर बैंड की मदद से या कलर की जो लाइनें बनी हुई हैं, इनकी मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं। तो इसका एक अलग ही चैप्टर है, मानांकन ऑफ माने रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मानांकन, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिरोध का मानांकन, ठीक है। तो वहां से हमको जानना, वहां सिखाया जाता है, पूरा बताया जाता है किस कलर वाली बैंड का क्या मतलब है और चारों बैंड को मिला करके कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस बनेगा, माने कितने ओम या किलो ओम या मेगा ओम, कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस बनेगा। तो वो सब चीजें आगे की हैं, आगे अगर आपके सब्जेक्ट में होगा तो बताएंगे उसको भी, ठीक है। कुल मिला के आपको हमें परिचय कराना था रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, छोटा छोटा होता है, ठीक है। सर्किट में जहां जितने वैल्यू की जरूरत होती है, जितने ओम रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, उतने ओम का वहां पर लगा दिया जाता है। और दूसरा देखिए इंडक्टर, ठीक है, चोक की जो मैं बात कर रहा था, ध्यान से देखिए फिर बताते हैं चोक, ठीक है। तो इसमें क्या करना रहता है, जैसे एक क्वाइल जो होती है, क्वाइल, ऐसे क्वाइल ले लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गई, चोक हो गई क्वाइल। अगर किसी कोड पे लपेटी हुई, यानी कि कोई कोर है, इसके ऊपर क्वाइल लपेटी गई है, तो ये भी क्वाइल है, माने आपका इंडक्टर है, चोक। हिंदी में चोक बोलते हैं, अंग्रेजी में इंडक्टर बोलते हैं, या हिंदी में क्या, गांव की लैंग्वेज में मतलब चोक बोलते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं प्रेरक। सही शुद्ध नाम, अगर इंडक्टर का शुद्ध नाम आप देखेंगे तो बोला जाएगा प्रेरक, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि जैसे रजिस्टर है, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, प्रतिरोध की वैल्यू मतलब इसका रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध कितना है, या प्रतिरोधकता कह सकते हैं। ऐसे ही इंडक्टर यानी कि प्रेरक, इसकी वैल्यू क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलेंगे प्रेरकत्व, उसकी वैल्यू को प्रेरकत्व, ठीक है। ये सब चीजों पे हम बाद में आएंगे, अभी कुल मिला के मोटी मोटा आप बात समझिए कि रजिस्टर आपने देखा, इंडक्टर आपने देखा, अब हम लोग कैपेसिटर। इंडक्टर का एक जनरल प्रयोग आपको बता दिए हैं कि कहाँ लगता था, ये चोक जो है ट्यूबलाइट को ग्लो करने के लिए, यानी कि ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। या आप देखे होंगे, अब तो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, पहले सोडियम वेपर लैंप लगता था, एसबी लैंप बोलते थे, सोडियम वेपर लैंप या फिर एमबी लैंप, मरकरी वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप की लाइट पीली होती थी और मरकरी वेपर लैंप की लाइट सफेद होती थी। और आप ध्यान दीजिए, ये सड़कों पर या पार्कों में, स्टेडियम में लाइटें यूज करी जाती थी। परंतु जो है, जब से एलईडी का कॉन्सेप्ट आया है, सब लाइट हट गई है, क्योंकि ये सब काफी एनर्जी का कंजम्पशन करती थी, इसलिए इन सब लाइटों को हटा दिया गया, सब जगह तो एलईडी हो गया है। तो ये जो लाइटें थी, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, इनको भी इग्नाइट करने के लिए, यानी कि चालू करने के लिए हमें चोक की जरूरत होती थी, ठीक है, इंडक्टर की जरूरत होती थी। जैसे और देखिए सिंबल, ये क्या है, कैपेसिटर, डीसी कैपेसिटर है, ठीक है। ये इस तरह के जो दिख रहे हैं, ये डीसी कैपेसिटर है। और अभी हम आपको एसी कैपेसिटर भी दिखा रहे हैं। इसको देखिए, इस तरह के कैपेसिटर जो है एसी कैपेसिटर, देखिए ये सब एसी कैपेसिटर होते हैं, ठीक ना। तो पंखे में, मोटर में, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है कैपेसिटर का। जैसे जो डीसी कैपेसिटर है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज हो जाते हैं, जो पीसीबी होती है, पीसीबी समझ रहे हैं,
कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है PCB, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB। जैसे एक PCB मेरे पास रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। एक क्या है, एक बोर्ड है, ये एक बोर्ड है। इस बोर्ड पर तमाम डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगा दिए गए हैं, कैपेसिटर भी लगा है, और जो है आपका ये देखिए इंडक्टर भी लगा हुआ है, और ये देखिए आपका ये रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है। और इसी में डायोड भी लगा हुआ है यहाँ पर काला काला। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जब एक बोर्ड पर फिक्स कर दिया जाता है तो उसे पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप जो है। दूसरा और अगले देखिए क्या है, ये डायोड, ठीक है। इससे देखिए ये डायोड, ठीक ना। ऐसे ही ट्रांजिस्टर को भी दिखाते हैं आप। इसको देखिए, ये क्या है, तीन इसमें जो है टर्मिनल निकले हुए हैं, दिख रहा है ध्यान से, ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, ठीक। आगे हम अभी केवल परिचय हो रहा है, बहुत डिटेल में इन सब चीजों में अभी नहीं जाना है। जब इनका समय आएगा आगे चैप्टर में तब वहां डिटेल में बात करेंगे कैसे कौन क्या काम करता है, ठीक ना। तो कुल मिला के एक परिचय कराना था आपको कि रेजिस्टेंस कैसे होता है। आपने देखा रेजिस्टेंस में कलर के ऐसे बैंड बने होते हैं, 4 बैंड लगे रहते हैं, उन बैंडों को, कलर बैंडों को मिला के हमको पढ़ना होता है कि कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। ऐसे चोक यानी कि इंडक्टर के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी दिया हमने, चोक क्या काम करता है, और उसके और भी उपयोग हैं, परंतु जो व्यवसाय जनरली देखने को जो मिलता है वो मैंने बताया आपको। और फिर कैपेसिटर बताया आपको, कैपेसिटर, और कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता हो बताए। कैपेसिटर, गांव वगैरह साइड में क्या बोलते हैं लोग इसको, कंडेंसर, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा जाता है, कंडेंसर। और इसका हिंदी नाम शुद्ध जो है कैपेसिटर का होता है संधारित्र। संधारित्र। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से परिचित रहिए आप। कंपटीशन में आपके जो टर्म एग्जाम होते हैं उन सब में भी अगर शुद्ध हिंदी में अगर टर्मिनोलॉजी आ गई तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए सब कुछ जानते रहिए, ठीक ना। अब जो है थोड़ा सा और आगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं लगभग आप जान गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को 2 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, दो भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। एक भाग का नाम होता है पैसिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स, और दूसरे भाग का नाम होता है एक्टिव कंपोनेंट्स। आगे आप लिख लीजिएगा, कंपोर्ट तक लिखिए में। अब पैसिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं, रेजिस्टेंस R आपका, इंडक्टर L और कैपेसिटर C, ये तीनों जो है पैसिव कंपोनेंट्स में आता है, याद कर लीजिए। एक्टिव कंपोनेंट्स में आपका डायोड, आपका ट्रांजिस्टर, आपका SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, 1 नंबर में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इसको भी। और यहां पर दूसरा आप लिख सकते हैं अदर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज, अदर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज लिख लीजिएगा, अदर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज। तो
RLC, ये यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों जो है पैसिव कंपोनेंट्स में आते हैं। और डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR और अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो इसके अलावा और भी हैं, वो सब आती हैं एक्टिव कंपोनेंट्स में। अब पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जो है एक दो लाइन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब 2 पॉइंट हमने लिखा हुआ है पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। अब आपके सामने लिखता इसलिए नहीं कि लिखूंगा, ऐसे तो होता है ना, लिख करके आपको बता रहा हूं। पैसिव कंपोनेंट्स में पहला पॉइंट है दे कैन नॉट एम्पलीफाई द पावर और वोल्टेज, यानी कि ये जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं ये पावर या वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रवर्धित, एम्पलीफाई का जो शुद्ध हिंदी होता है वह होता है प्रवर्धित, प्रवर्धित, ठीक है। जैसे देखे होंगे आप डीजे में साउंड सिस्टम या माइक और स्पीकर साउंड सिस्टम जो होता है, आदमी बोलता धीरे से है, आवाज बहुत तेज निकलती है, यानी कि इनपुट जो हम बोल रहे हैं वो इनपुट सिग्नल हुआ, और हमारे बोलने के बाद साउंड से जो आवाज आई वो आउटपुट सिग्नल हुआ। तो इनपुट हमने थोड़ा दिया लेकिन आउटपुट निकला ज्यादा, तो वो हो गया एम्पलीफाई, यानी कि आपने जो बोला वो सिग्नल था, वो सिग्नल हो गया एम्पलीफाई, ठीक है। तो जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं किसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, ना किसी वोल्टेज को एम्पलीफाई कर पाते हैं, बल्कि वोल्टेज या पावर, जो कुछ भी हमने लिखा, पावर या वोल्टेज, इनको एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, बढ़ा नहीं पाते हैं, बल्कि घटा सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, पंखा, पंखे में लगा है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या है, आप रेगुलेटर पहले हटा दीजिए, पंखे को बिना रेगुलेटर के चलाइए, पंखा अपनी फुल स्पीड पे चलेगा, ठीक है। अब आप रेगुलेटर लगा दीजिए उसके सर्किट में, अब क्या करेगा रेगुलेटर, पंखे की जो फुल स्पीड थी उसको स्टेप बाय स्टेप कम कर देगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक कम, स्टेप बाय स्टेप कम कर सकता है, लेकिन वह उसकी फुल स्पीड से ज्यादा स्पीड पर नहीं ले जा सकता है रेगुलेटर। यही चीज यहां बताया जा रहा है, जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी सिग्नल को बढ़ा नहीं सकते हैं, किसी वोल्टेज या पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनकी जो अधिकतम वैल्यू है उससे उनको कम कर सकते हैं, ठीक बात। दूसरी, दे कैन रिड्यूस द पावर और वोल्टेज, वही बात लिखा है मैंने, पहले पॉइंट में लिखा है दे कैन नॉट एम्पलीफाई द पावर और वोल्टेज और सिग्नल, या दूसरे पॉइंट में लिखा है कि दे कैन रिड्यूस, यानी कि वो पावर या वोल्टेज या सिग्नल को रिड्यूस कर सकते हैं, और पहले पॉइंट में एम्पलीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि सिग्नल को जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बल्कि नॉर्मल वैल्यू से स्टेप बाय स्टेप कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी अपना एप्लीकेशन है, इनका भी अपना एप्लीकेशन होता है। जैसे पंखे का ही मैंने बताया, ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस आता है, वेरिएबल रेगुलेटर एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए पहले वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते थे, उसकी मदद से जो है स्पीड को स्टेप बाय स्टेप कम ज्यादा करते थे, लेकिन उससे पुराना जमाना हो चुका, अब उनका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। आगे बताएंगे, टाइम आएगा तो मोटरों की स्पीड वगैरह कैसे कंट्रोल होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। देखिए आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स जैसा कि हमने ज्यादा कुछ इसमें बताने लायक है नहीं, अभी इसके पहले ही हमने बताया आपको। तो दे कैन एम्पलीफाई द वोल्टेज और पावर ऑफ अ सिग्नल, यानी कि ये किसी सिग्नल के वोल्टेज या पावर को एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जांपल दिया, डीजे सिस्टम में जो मशीन होती है जिसमें गाना बजता है वो इतना ज्यादा आवाज नहीं करती है, वहां एम्पलीफायर लगा होता है, और एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड में एम्पलीफायर लगा होता है, एम्पलीफायर क्या करता है, एक छोटी सी थोड़ी सी हल्की सी आवाज को बहुत ही तेज कर देता है, तो वो सिग्नल वोल्टेज जो है, सिग्नल का जो वोल्टेज है वो एम्पलीफाई हो गया, बढ़ गया। कौन बढ़ाया, ये हमारे जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको बता ही दिए एक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, SCR, अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सब जो है हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मोटी मोटी बातें आपको
इसके बारे में समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है किसी सर्किट में। रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एक जनरल बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बिना कोई सर्किट का कोई मतलब नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरियों में उनको बांटा गया है, एक पैसिव कंपोनेंट्स में, एक एक्टिव कंपोनेंट्स में। जो पैसिव कंपोनेंट्स है उसमें रजिस्टर आता है, कैपेसिटर आता है, इंडक्टर आता है, और जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसमें आपका डायोड, ट्रांजिस्टर और अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आती हैं। ठीक है, रजिस्टर का साइन आर होता है, कैपेसिटर का साइन सी होता है, इंडक्टर का साइन एल होता है। सबको हमने आपको सबका एक चित्र हमने आपको दिखाया भी जो है। और इसके बाद एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स की थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन भी देखी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो किस पर निर्भर करती है, ये सब चीजों पे डिटेल में बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेजिस्टेंस। रजिस्टर और RESISTOR, रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर क्या है, इसका हिंदी क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध। और ये किसका प्रतिरोध करता है? प्रतिरोध मतलब विरोध करना। किसका विरोध करता है? करंट के चलने का विरोध करता है। जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए, लाइफ में हमेशा इस एग्जांपल को आप ध्यान में रखिएगा जब भी कहीं फंसिएगा करंट के मामले में, तो इस एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा, कहीं आपको समस्या नहीं आएगी। करंट की तुलना आप हमेशा बहते हुए पानी से करिए। जैसे बहता हुआ पानी किधर जाता है? हमेशा सरल से सरल मार्ग की तरफ। अगर आगे कंकड़ पत्थर है या आगे ऊंचाई है तो उस मार्ग पे वह नहीं जाना चाहेगा। अगर किसी तरफ ढलान मिल जाएगा तो उस तरफ जाना चाहेगा। तो करंट के केस में भी वही कंडीशन है। करंट हमेशा उसी पाथ को पकड़ेगी, उसी मार्ग से पास होने की कोशिश करेगी जो जिस मार्ग पर रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। ठीक है जैसे अब देखिए, एक बहता हुआ पानी, ये मान लीजिए नाली है। ठीक है, नाली में पानी बह रहा है। ठीक है, इजिली फ्लो हो रहा है, पानी जा रहा है। यहाँ कंकड़ पत्थर डाल दीजिए, जो है ऐसे गिरा दीजिए कंकड़ पत्थर, तब क्या होगा? ये कंकड़ पत्थर जो गिरा है ये पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, रोकेगा आगे बहने से। ठीक है, तो यह कंकड़ पत्थर जो है इस पानी के लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। ठीक ना? तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? यह करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, रोकता है। डेफिनेशन थोड़ी सी हमने 2 लाइन लिख दी रजिस्टर की। इट ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। यह किसी सर्किट में करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। अब करंट की डेफिनेशन कहीं अगर पूछा जाए तो वो भी एक लाइन लिख दे रहा हूं, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए लिख दिया हमने फ्लो ऑफ करंट, यहां गलत लिख दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन का बहना ही करंट कहलाता है। एक बात होगी, करंट को हिंदी में धारा बोलते हैं। करंट का जो प्रतीक चिन्ह, धारा का प्रतीक चिन्ह होता है आई होता है। ठीक है, और करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मीजर करते हैं उसे बोलते हैं एमीटर। AMMETER, एमीटर, AMMETER, एमीटर। ठीक है, हिंदी में लिखा जाता है अमीटर, अमीटर ऐसे। चलिए, तो अब करंट कुल मिला के आप समझ गए, सॉरी रेजिस्टेंस आप समझ गए। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रकार का प्रतिरोध है जो कि करंट के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो रेजिस्टर होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टर
रजिस्टर की जो वैल्यू होती है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस, और इसका जो साइन होता है वो होता है ओम। और इससे अगर हम आपको लिखना हो ऐसे सिंबल, तो मान लीजिए हो गया, लिखना हो तो OHM ऐसे आप लिख सकते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है ये, ग्रीक, GREE, ग्रीक, ठीक ना, ग्रीक भाषा का शब्द है ओम। अब रजिस्टर जो होता है, माने आपने समझा रजिस्टर, रजिस्टर की वैल्यू को किसमें नापते हैं, रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस का जो साइन होता है वो होता है ओम, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद रजिस्टर जो है वह, रजिस्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर डिपेंड्स ऑन, मैंने लिख दिया कि रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। 3 बातें हैं मुख्यतः जिन पर निर्भर करती है। एक बात और लिख सकते हैं आप, चौथा पॉइंट, चले भी लास्ट में बताता हूँ चौथा पॉइंट, पहले आप समझिए। पहला पॉइंट आप समझिए क्योंकि पॉइंट तो सारे महत्वपूर्ण है। रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जैसे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए कि यह एक वायर है, किसका, कॉपर का मान लीजिए, या एल्युमिनियम का मान लीजिए, सिल्वर का मान लीजिए, किसी भी चीज का आप वायर मान लीजिए, ठीक है। तो कोई भी वायर होता है तो उसमें रेजिस्टेंस जरूर होता है, यानी कि ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। जैसे सबसे अच्छी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता वाला जो मटेरियल बोला जाता है वो सिल्वर बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर में जो है, सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो 100% है, बिल्कुल उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा कोई मटेरियल बना नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए हर मटेरियल में रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। अब बात यह है कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके नीचे फिर एल्युमिनियम आता है, और कॉपर और एल्युमिनियम का ज्यादा प्रयोग होता है। कॉपर का प्रयोग लोग घरों में जो है या महत्वपूर्ण उपकरणों की वाइंडिंग वगैरह में प्रयोग करते हैं क्योंकि थोड़ा महंगा होता है। और एल्युमिनियम का प्रयोग आउटडोर जगहों पर, यानी कि घर से बाहर की जगहों पर एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम थोड़ा सस्ता होता है, चोरी होने का डर नहीं होता है। हाई टेंशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये सब जितनी होती है एल्युमिनियम वायर की होती है, कि चोरी भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सस्ता भी पड़ता है, कास्टिंग उसकी सस्ती आती है। हम बात आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा पॉइंट जो है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, पहला पॉइंट है कि किसी रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर है R इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक ना, रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। हम आपको यहां पर यही समझाना चाह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी है क्या चीज। देखिए, हर मटेरियल की यानी कि हर पदार्थ की जो संरचना होती है, बनावट होती है, आंतरिक संरचना की बात कर रहा हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना वह अलग अलग होती है। कॉपर का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, एल्युमिनियम का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, और सिल्वर का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा। जैसे आपको यह भी पता होगा कि हर पदार्थ अणु और परमाणु से मिलकर बना है, परंतु क्या है कि अणु और परमाणुओं का जो एक ऑर्डर है, किस ऑर्डर में वो है, ऊपर नीचे है, आगे पीछे है, दाहिने बाएं है, ऐसे बिखरे पड़े हैं, इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ठीक ना। तो जैसे थोड़ा सा और इसको इजी वे में समझिए। जैसे एक नाली है, नाली में कंकड़ पत्थर है लेकिन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऐसे पड़े हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से पड़े। पानी आएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ेगा, फिर फ्लो होकर बह जाएगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा।
यही कंकड़ पत्थर अव्यवस्थित तरीके से ऐसे पड़े होते तो इसके लिए ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते। यही मैं कह रहा हूं कि एक कॉपर का मटेरियल वायर ले लीजिए, एक एल्युमिनियम का वायर ले लीजिए, तो कॉपर के वायर की जो चालकता है वो ज्यादा होती है, ठीक। एल्युमिनियम के वायर की जो चालकता होती है कंपेयर टू कॉपर वह कम होती है। तो वह डिपेंड करता है कि कॉपर और एल्युमिनियम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनकी आंतरिक संरचना, उनकी बनावट कैसी है उस पर। इसलिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मुझे लगता है कुछ मोटी मोटी बात आप समझ गए होंगे। अगला जैसे कि यह कॉपर का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, या एल्युमिनियम का ले लीजिए। इसकी लेंथ चाहे आप 100 मीटर ले लीजिए, चाहे इसकी लेंथ 50 मीटर ले लीजिए, चाहे 10-20 मीटर ले, चाहे जितना ले लीजिए। इस अगर कॉपर का टुकड़ा है यानी कॉपर का मटेरियल है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वह फिक्स है, अप डाउन नहीं होगी लंबाई के अनुसार। यानी कि लंबाई ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, लंबाई कम है नहीं, इसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होगी। आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर वहां पर न्यूमेरिकल आएगा, वहां पर अगर जिस मटेरियल का रहेगा पदार्थ वायर वगैरह, ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी वहां पर दी गई रहेगी, तो आप वहां से आराम से उठा सकते हैं। और रेजिस्टिविटी जैसे मैं बोल रहा हूं आर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो साइन होता है वो रो होता है, ठीक है, रो। रेजिस्टिविटी का जो साइन होता है वो रो होता है। और ये जो रो होता है यह भी एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, GRWK। तो आप समझ गए होंगे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। वह उसकी मोटाई, जैसे वायर है अगर कॉपर का है तो लंबाई चाहे जितनी होगी इसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, मोटाई चाहे जितनी होगी रेजिस्टिविटी फिक्स है। यानी रेजिस्टिविटी क्या है, वह उस पदार्थ की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है कि उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। आंतरिक संरचना अगर ऐसी है कि उसमें से करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो सकता है तो रेजिस्टिविटी जो है कम रहेगी। अगर करंट का फ्लो आसानी से नहीं हो सकता है, रुकावट ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी अच्छी, मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है लेंथ ऑफ द मटेरियल, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। R जो है वो लंबाई पर डिपेंड करता है, स्मॉल l लिख रहा हूं। R प्रोपोर्शनल टू L। अब प्रोपोर्शनल क्या है ये वाली बात तो हो सकता है कुछ बच्चे जानते, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको पूरा पता होगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L, और यही मैं कह दूं जैसे एक समझाने वाली बात, A इज प्रोपोर्शनल टू B, या लिख दो A इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखा जाएगा। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी कि A सीधे अनुक्रमानुपाती है B के। इसका मतलब यह होता है कि यदि A की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू भी बढ़ेगी, और यदि B की वैल्यू बढ़ेगी तो A की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर B की वैल्यू घटेगी तो A की वैल्यू घटेगी, A की वैल्यू घटेगी तो B की वैल्यू घटेगी। इस तरह का अगर कहीं रेशियो होता है, इस तरह की कोई चीजें अगर होती हैं, यानी तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ूंगा। अगर हम और तुम एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है हम बढ़ेंगे तुम बढ़ोगे, या तुम बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा, मैं घटूंगा तुम घटोगे, तुम घटोगे तो मैं घटूंगा। एक दूसरे के मतलब पूरक है, समझिए, ठीक। ऐसे ही A is यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब A प्रोपोर्शनल 1/B ऐसे लिखा जाता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इस केस में क्या होता है, अगर B बढ़ेगा तो A घटेगा, अगर B घटेगा तो A बढ़ेगा, उल्टा होगा, सीधा उल्टा। तुम बढ़ोगे तो मैं घटूंगा, मैं बढ़ूंगा तो तुम घटोगे, ये होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं।
जो टॉपिक है उसके, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लंबाई पर, लेंथ पर। जैसे ये क्या है, कॉपर का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, कोई भी वायर है, ठीक। अगर इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो पूरी लंबाई का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। इसका आप एक छोटा सा टुकड़ा 1 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा काट लीजिए, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए कितना रेजिस्टेंस है, और जितना लंबा वायर है 100 मीटर 50 मीटर जितना लंबा वायर है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो है आपका निकल के आ जाए। तो कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है। लंबाई कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, लंबाई ज्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका एक सीधा उदाहरण बता दूं आपको, जैसे बैटरी ले लीजिए। बचपन का एक किस्सा बताता हूं। जैसे बचपन में लाइट की व्यवस्था परमानेंट हमेशा तो रहती नहीं थी, लाइट कभी कभी शाम वाम को आ जाती थी, नहीं तो रात में सोने के बाद ही आती थी। कभी मूवी देखने का मन हुआ, पिक्चर, तो पिक्चर क्या है, टीवी पर ही आता था, जो भी नेशनल चैनल मेट्रो चैनल हुआ करते थे उनके, ठीक है। अगर देखने की इच्छा है, भाई लाइट नहीं है, तो बैटरी से लोग टीवी चलाते थे। अब किसी के घर में गाड़ी है, ट्रैक्टर है, उससे जोड़ लेते थे। लेकिन अगर वो वायर लंबा कर दिए आप, बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, 12 वोल्ट होता है। लेकिन अगर आपने वायर लंबा लगा दिया तो पूरा 12 वोल्ट टीवी तक नहीं पहुंच पाता था, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। टीवी की जो स्क्रीन होती थी वो आधी स्क्रीन में पिक्चर चलती थी। तो वहां पर वायर छोटा कर दीजिए, आपको पूरा 12 वोल्ट मिलने लगेगा। तो रीजन क्या था, लंबाई, तार आप बढ़ा दिए, तार की लंबाई ज्यादा बढ़ा दिए, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो वह करंट के फ्लो को नहीं होने दे रहा है, करंट को ड्रॉप करा दे रहा है रास्ते में ही। इसलिए जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, लंबाई पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। दूसरा पॉइंट क्या था, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है प्रतिरोधकता पर, यानी कि रेजिस्टिविटी पर। अब तीसरा पॉइंट आता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एरिया लिख लीजिए आप इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। अब कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ये बात समझनी। जैसे मान लीजिए कि यही वायर है, ठीक है, वायर है, इस वायर की अपनी कुछ मोटाई भी है, यहाँ पर आपको ये मोटाई तो दिख रही है, इस वायर की अपनी कुछ मोटाई है, ठीक ना। कोई वायर है, उसको ऐसे काट दीजिए आप, ऐसे ऐसे काट दीजिए, काटेंगे तो क्या मिलेगा, जो यहाँ पर मिलेगा एक सर्कल मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा काटने के बाद आपको, ऐसे सर्कल मिलेगा। इस अगर सर्कल मिला तो इसका अपना एक डायामीटर होगा, डायामीटर है तो इसका रेडियस भी होगा, डायामीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, ठीक ना। और रेडियस आ जाएगा जब तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से आप इसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब क्रॉस सेक्शन क्या है ये तो आप समझेंगे। क्रॉस सेक्शन का मतलब किसी वायर को ऐसे काट दिया जाए, उसके बाद तिरछा ऐसे काट दिया जाए, उसके बाद जो उसकी सरफेस सर्कुलर वृत्ताकार जो सरफेस मिल रही है उसे ही बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। और पूरा अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लिखा जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनको तो यह बात पता होगी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको दिक्कत होती है, समझिए ऐसा बात। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कोई वायर है ऐसे काट दीजिए, उसके बाद उसकी जो सतह मिलेगी आपको, सरफेस मिलेगी, वह एक वृत्ताकार सरफेस मिलेगी। वृत्ताकार सरफेस का आप डायमीटर निकाल लीजिए, यानी मोटाई निकाल लीजिए, मोटाई निकाल के उसका आधा कर दीजिए, रेडियस आ गया, त्रिज्या रेडियस आ गया, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए तो रेजिस्टेंस जो है वो तीन बातों पर हमने बताया डिपेंड करता है।
R इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, दूसरा R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और R इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। कहीं कहीं पर ये वाला ए लिखा रहता है, कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, दोनों का बात एक ही है, समझिएगा, एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा यहां पर ये यहां पर थोड़ा सा हमने ये गलत लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। अभी कुल मिला के मैं समझा रहा था क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलता होगा थोड़ी। रेजिस्टेंस जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उल्टा इसमें चलता है, तुम बढ़ोगे तो मैं घटूंगा, मैं बढ़ूंगा तुम घटोगे। यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक ना, उल्टा। तो R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के वृत्त प्रमाणुपाती होता है। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त प्रमाणुपाती, यहां लिख दे रहा हूं। ये हिंदी वाले जो है ना बहुत डिफिकल्ट होता है वृत्त प्रमाणुपाती, लेकिन आप जानिएगा जरूर, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में ऐसे ऐसा हिंदी दे देते हैं ना, ऐसा ऐसा हिंदी दे देते हैं कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कि आपको जो है समझ नहीं आता है, इसलिए सब चीजें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ यह बात अभी और समझाने की जरूरत, अभी ये नहीं छोड़ रहा हूं आपको, कैसे डिपेंड करता है कि मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, या क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे, इसको भी तो समझने की जरूरत है, बताते हैं इसको। जैसे दो वायर लिया हमने, एक वायर ये, एक वायर ये, ठीक, दोनों में अंतर क्या है, ये मोटा है ये पतला है, ठीक, यानी कि दो नाली है, आप समझिए, पानी बहने के लिए दो नाली, एक ऐसे पतली नाली है, एक मोटी नाली है, दोनों में से पानी बह रहा है, लेकिन क्या है, इस नाली में पानी बहने में थोड़ी रुकावट होगी, दूसरी चीज कम पानी बहेगा इसमें, यह नाली चौड़ी है, वाइड है, इसमें से ज्यादा पानी बहेगा और रुकावट भी कम होगी, ठीक ना। इसलिए जो मोटा तार होता है, मोटे तार में से ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है और रेजिस्टेंस मोटे तार का कम होता है। एकदम इसी एग्जांपल से आप जो है इसको माने अपने माइंड में बैठा लीजिए कि मोटी नाली पतली नाली, मोटी नाली ज्यादा पानी बहेगा कम रुकावट होगी, पतली नाली कम पानी बहेगा ज्यादा रुकावट होगी। ऐसे ही मोटा तार यानी कि कम रेजिस्टेंस, मोटा तार कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट फ्लो होगा, पतला तार यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस और कम करंट फ्लो होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मोटा आदमी पतला आदमी, पतला आदमी जो दुबला पतला शरीर से कमजोर होता है वो क्या होता है, उससे जरा से उसके साथ मजाक कर दो ना तो एकदम ऐठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और कहो तुमसे भिड़ जाए, लड़ाई कर ले। क्यों? पतला आदमी है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तुरंत तुम्हारे से लड़ने आ जाएगा। मोटा आदमी है तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस कम है, तुरंत नहीं लड़ेगा तुमसे, समझेगा बुझेगा, ठीक है, लड़ेगा नहीं। तो अभी और थोड़ा इसको व्यवहारिक रूप से और समझिए। हाँ, ऐसे समझिए, जैसे मोटा तार है, मोटा तार है जब तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, मोटा तार यही तार है, मोटा है, और इसका जो काटेंगे जब हम काटेंगे सरफेस मानी जो सर्कल मिलेगा, मोटा तार है तो ज्यादा बड़ा सर्कल मिलेगा, ज्यादा बड़ा सर्कल मिलेगा तो यानी डायमीटर ज्यादा होगा, डायमीटर ज्यादा होगा तो उस हिसाब से जो उसका एरिया निकलेगा, मोटे तार का जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से ज्यादा आएगा, ठीक है, ज्यादा एरिया आएगा, ज्यादा एरिया आएगा तो भाई क्या होगा कि करंट ज्यादा फ्लो होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, R इज प्रोपोर्शनल 1/A, यानी A ज्यादा रहेगा
एरिया ज्यादा रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने का मतलब ये है कि तार मोटा है, यानी कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो अपने आप कम होगा। सिंपल सी बात, मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। इस पर एक दो न्यूमेरिकल आते हैं जिनको मैं आपको आगे भी करा दूंगा। एक दो न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं एग्जाम में, आते जरूर है समझिए, और बहुत कठिन नहीं होते, बहुत ही इजी होते हैं। तो उनको आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक वायर है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हम कहते हैं कि इस वायर का डायमीटर 2 गुना कर दिया जाए, ठीक। एक पहले क्या था, एक वायर है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इसका रेजिस्टेंस इतना है, रेजिस्टेंस भी बता दिया गया। अब इस तार का डायमीटर बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 2 सेंटीमीटर था तो यानी अब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 गुना करने में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना गुना घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक ना। अगर डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो भाई रेजिस्टेंस घटेगा ही, कितना घटेगा ये आपको बताना है, ठीक ना। तो ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है और बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। आगे चल करके मैं 1-2 क्वेश्चन लूंगा फिर उसमें आपको समझाता हूं। और एक पॉइंट और है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आपकी बुक में दिया नहीं गया है। पहला पॉइंट देखिए, डिपेंड हो गया R इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी यानी कि रो। दूसरा पॉइंट R इज प्रोपोर्शनल टू L। तीसरा पॉइंट R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। और चौथा एक पॉइंट होता है R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस तापमान पर डिपेंड करता है। तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, तापमान घटेगा रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाएगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, ठीक है। गर्म करिए, पहले मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, करंट के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहा है, लेकिन गर्म करेंगे जब इसको, तो गर्म करने पर जो है इसकी जो रेजिस्टिविटी है, यानी जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी अपने आप। रेजिस्टिविटी मैंने क्या बताया है, क्या होता है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वही रेजिस्टिविटी है। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है, उनमें ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिल जाती है तो अपने आप भागने लगते हैं इधर उधर, ठीक है। यानी कि जो है कंडक्टिविटी उसमें आ जाती है, चालकता बढ़ जाती है गर्म करने पर। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, पतीला है, पतीले में पानी रख दीजिए और गैस पर रख दीजिए गर्म होने के लिए। गैस जैसे गर्म, मतलब पानी गर्म होगा तो तली में जो पानी सबसे पहले गर्म होगा तो क्या होगा, उसमें ऊर्जा आएगी तो पानी वहां रुकेगा नहीं, भागेगा, भाग के ऊपर आएगा। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, ये एक मटेरियल है, ठीक ना। इसका जो भी रेजिस्टेंस नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर पर, एम्बियंट टेम्परेचर से बोलते हैं, एम्बियंट टेम्परेचर एक वर्ड आता है, इसको जान लीजिएगा, एम्बियंट, AMBIANT, एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब कि आपके आसपास का जो सामान्य तापमान है उसे एम्बियंट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो एम्बियंट टेम्परेचर पर इस मटेरियल का जो भी रेजिस्टेंस होगा, जब हम गर्म करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी, इसको गर्म करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी यानी कि इसके अंदर की जो संरचना है, बनावट है, इसके अंदर के संरचना में, बनावट में जो अणु परमाणु इस्तेमाल हुए गर्म होंगे तो भागेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलेगी तो भागेंगे, अपनी जगह से भागेंगे, तो यानी कि चलने लगेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये 4 पॉइंट हो गए आपके। और
इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर के एक फार्मूला भी आप बना सकते हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू, ये रो है तो ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। उसके बाद रो L बाई ए वाला नीचे है, R इज प्रोपोर्शनल टू रो L बाई ए, ठीक। भाई इस रो पे भी प्रोपोर्शनल लगा, एल पे भी प्रोपोर्शनल लगा, तो प्रोपोर्शनल लगा करके रो एल को ऊपर कर दिए और ए आपका नीचे है, ये नीचे कर दिए, आर इज प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए। चलिए तो इतनी बात हमको समझ में आई रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस, किसी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, 4 बातों पर निर्भर करता है। अगर किसी छात्र को कोई बात ना समझ में आई हो तो वह कमेंट में पूछ सकता है, बता दूंगा उचित समय देख करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे टाइप ऑफ रजिस्टर, कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, उनकी बनावट कैसे होती है, ठीक है, और उनका क्या उपयोग होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये क्लास बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से, और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप प्रोत्साहित करिएगा, इससे और भी अच्छा बताऊंगा, डीप, एकदम डीप में घुस के बताऊंगा। ये सब चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसानी से समझने वाली बस बात है, बस धैर्य से आप सुनिएगा, समझिएगा। हो सकता है एक गलती भी होती है, कभी कभी मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, जबकि हम बताना कुछ सोचा है। अगर ऐसा कहीं हो तो आप उसको अपने आप से समझ लीजिएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, भाव समझिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में।